डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 77। लेकिन अमन ने फुर्ती से अपना हाथ उसके माथे पर रख लिया था और याना का सर फटने से बच गया, लेकिन याना पूरी ताकत से अमन को धक्का देते हुए कहा, डोंट टच मी, और फिर से अपने मुंह पर चाटे मारने लगी। लेकिन तभी अमन ने कस के उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अपने आप को क्यों मार रही हो? तब याना ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। अपनी माँ की बात ना मानकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्यों आई? मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज मुझे एहसास हुआ है, मैंने आपसे प्यार करके मैंने सबसे बड़ी भूल की है। मुझे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त। तब अमन ने याना का मुंह भींच कर कहा, तलाक नहीं दूंगा तुम्हें, और दोबारा मेरे सामने तलाक की बात मुंह से भी मत निकाल देना, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। और इतना क्यों हाइपर हो रही हो? पहले तुम खुद अपने गिरेबान में झांक लो। तुमने कसर नहीं की है मेरे साथ, जैसे आज तुम्हें आग लग रही है। मुझे भी लगी थी तुम्हें उस डीके के साथ देखकर, जिसको तुमने अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया। अब याना ने गुस्से से कहा, ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने से चले जाओ। मैं आपको 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब अमन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, चला जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी जरूरत पूरी करो। मुझे मेरी बीवी की जरूरत है। धारा ने अमन को पूरी तरह से सेड्यूस कर दिया था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखे हुए था। लेकिन अब सामने उसकी बीवी थी। अब वो अपना कंट्रोल खो चुका था, या अब खुद पर कंट्रोल रखना नहीं चाहता था, क्योंकि याना पर उसका हक था और उसका उसके सामने आउट ऑफ कंट्रोल होना जायज था। अब याना ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो मेरे करीब भी आए। थर की वहशी जानवर एक औरत के जिस्म से खेल कर सब्र नहीं आया, जो मेरे पास चले आए। लेकिन अब अमन ने अपनी टी शर्ट उतारते हुए एक तरफ फेंकी और उसकी तरफ बढ़ते हुए हंस कर कहा, जो तुम में बात है वो और किसी में नहीं है। याना ने अब भागने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसका भागने का इरादा नाकाम कर दिया और उसको गोद में उठाकर बेड पर फेंक दिया। और याना अब बुरी तरह से चीख उठी, लीव मी। लेकिन अमन अब अपने होश खो बैठा था। उसने अब याना के गले में हाथ डालकर उसकी पूरी कमीज फाड़ दी और उसके सीने के उभार को अब प्यासी नजरों से देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि धारा का फिगर तो याना के सामने कुछ भी नहीं था। और अब याना को इस तरह न्यूड देखकर अमन अब गहरे गहरे सांस ले रहा था और उसको अब कुछ सुकून मिला था। अब अमन ने अपना पूरा चेहरा याना के क्लीवेज में दे लिया और किसी भूखी की तरह बहुत स्पीड में याना के सीने को सक कर रहा था। और याना को अब अमन का छूना बहुत तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार धारा का बिना कपड़ों के इस तरह रोते हुए देखना याना का सीना छलनी कर रहा था और याना का बस नहीं चल रहा था अमन को अपने ऊपर से उठाकर दूर फेंक दे, क्योंकि याना को अमन का छूना ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहा हो। और अमन अब अपने प्यार, गर्मी और होठों की नमी से याना का पूरा जिस्म भिगो चुका था। याना की पूरी ब्रेस्ट लाल हो चुकी थी और याना ने अब रोते हुए कहा, अमन प्लीज छोड़ दो, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे आपका छूना। तब अमन एकदम से रुका और गुस्से में कहा, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? सिर्फ इसलिए मैं धारा के पास गया। अब याना ने गुस्से में हाँ कहा। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी जलन क्यों हो रही है? और याना खामोश रही। तुम खुद कंफ्यूजन में हो याना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम इस सब में सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। तुम कभी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर एक ठोस फैसला नहीं ले सकी। मेरे पास आकर भी तुम अपनी माँ के कहने में चलती रही, बिना इस बात की परवाह किए कि इस सब का क्या अंजाम होगा। और अब अमन ने याना का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, याना तुम मानो या मत मानो, लेकिन मैंने धारा के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसने ही मुझे सेड्यूस किया है। याना, मुझे तुम्हारे सिवा किसी के करीब जाना पसंद नहीं है। लेकिन याना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको तो बस इतना पता था, अमन रात के इस टाइम धारा के रूम में था और धारा इस तरह बिना कपड़ों की थी उसके सामने। अब जैसे ही अमन की पकड़ याना पर ढीली पड़ी और याना फुर्ती से खुद को अमन की कैद से छुड़ाया और गुस्से में हल्क के बल चीख कर कहा, छोड़ मुझे यू बास्टर्ड, नीच कमीने। और याना ने गुस्से में अमन के सीने और कंधे को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और चीख कर कहा, तेरे साथ सोने से अच्छा है मैं किसी कुत्ते के नीचे लेट जाऊं। आज याना इतने गुस्से में थी कि वो सब भूल गई, वो किससे और क्या कह रही है। आज उसके अंदर पुरानी याना जाग गई थी, लेकिन अब उसको अंदाजा नहीं था अब उसके सामने पुराना अमन नहीं है जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेगा। और याना ने अब इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो अपने पति के साथ सोने से अच्छा किसी कुत्ते के नीचे लेट जाए। ये बात एक पति के मुंह पर और एक मर्द की गैरत पर जोरदार थप्पड़ थी कि उसकी पत्नी के लिए उससे बेहतर कुत्ते के नीचे लेटना है।
इसका मतलब साफ था, अमन अब उसके लिए कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरा हो चुका था। और अब अमन के अंदर ज्वालामुखी से फट रहे थे, क्योंकि याना नहीं जानती थी उसने उस दहकते शोले पर पेट्रोल डाल दिया था और अब याना का अंजाम अब बुरा होने वाला था। अब याना इतना कहते ही बैग उतरकर भागी, लेकिन तभी अमन ने उसके भागने की कोशिश नाकाम करते हुए उसका पैर पकड़ लिया और याना धड़ाम से मुंह के बल गिरी और उसकी दोनों टांगें अमन के हाथों में थी। अब अमन ने उसकी टांगों को झटके से अपने पास खींचकर कहा, तुझे अब मैं कुत्तापना दिखाऊंगा। प्यार और इज्जत की भाषा तुझे समझ नहीं आती। अब अमन ने एक झटके से याना की पैंटी खींचकर दूर फेंक दी और अब अमन ने याना को रफली पुश करना स्टार्ट कर दिया था और याना अब फर्श पर औंधे मुंह पर ही बुरी तरह तड़प रही थी और अमन बेड पर बैठा था। याना की दोनों टांगें उसके हाथों में थी और याना अब दर्द से बिलबिला रही थी, क्योंकि अमन उसके साथ सेक्स की सबसे पेनफुल पोजीशन में यूज कर रहा था और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और याना का दम आंखों में आने लगा और अब अमन ने याना को छोड़ा और याना बेजान सी हो गई थी और याना अब बुरी तरह रो रही थी, लेकिन अब अमन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने याना को उठाकर सोफे पर डाल दिया और फिर याना की लेग्स स्ट्रेक करके स्पीड से पुश कर रहा था और याना दोनों हाथों से अमन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था और अमन ने अब याना का फेस नीचे कर दिया और याना की आंखें फट चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार वॉमिटिंग ले रही थी, लेकिन अमन को उस पर रहम नहीं कर रहा था, वो तो गुस्से से पागल हो चुका था। अब याना बुरी तरह हौंफ रही थी और उसको अपने आप से बहुत ज्यादा घिना रही थी। याना अब सोफे पर निढाल सी पड़ी थी और तभी अमन ने उसको गोद में उठा लिया और याना अब रोते हुए अमन से माफी मांग रही थी, क्योंकि अब उससे अमन के ये वाइल्डनेस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अब अमन ने याना को गोद से उतारा तो वो बेजान सी फर्श पर गिर गई, लेकिन फिर से अमन को याना की कुत्ते वाली बात याद आई और उसने याना के हिप पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और याना की सिसकियां निकली और अब वो याना को डॉगी स्टाइल में यूज कर रहा था और याना के पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं था। अब अमन ने फिर से उसके हिप पर मारते हुए उसका पीछे से गला पकड़कर उसके कान के पास आकर गुस्से में कहा, जान, जब तुम्हारा मन कुत्ते के नीचे लेटने का करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा कुत्ता बना दूंगा। और अब अमन ने याना को छोड़ा और याना पूरी तरह पसीने में भीगी थी और बुरी तरह हौंफ रही थी, लेकिन अमन ने उसको आज पूरी रात ना छोड़ने का फैसला कर लिया था और रात भर वो याना का एबनॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करता रहा। अब याना बेजान सी कारपेट पर पड़ी थी और अमन को देखते हुए कहा, मेजर साहब, किसी को इतना दर्द देना चाहिए जितना आप बाद में बर्दाश्त कर सके। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, ये कुत्ते का एग्जाम्पल देने से पहले सोचना था, जब पति का कंपैरिजन कुत्ते से करोगी तो वो तुम्हारा कुत्ता तो बनाएगा ही। अब अमन याना के करीब आया और उसके होठों को किस किया और अलमारी से नाइटीज निकाल कर उसको पहनाए और बेड पर लाकर लेटा दिया और उसको खुद में भींच कर सो गया। और अब याना की हिम्मत नहीं थी उससे एक लफ्ज भी कहने की, क्योंकि याना अब जान चुकी थी वो गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है। और अगली सुबह अमन उठा और आहिस्ता से याना का सर तकिए पर रखा और बाहर निकल गया। और अब अमन जैसे ही याना के कमरे से बाहर आया तो ईशा अपने कमरे से बाहर निकल रही थी और उसको हैरानी का झटका लगा, क्या याना और अमन के बीच सब ठीक हो चुका है? अमन अपने कमरे में शर्टलेस जा रहा था। अब ईशा ने देखा अमन की पीठ और बाजू बुरी तरह से छिले हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली ने अपने पंजों से उसको फाड़ दिया हो। ईशा को समझने में एक पल लगा, ये याना के नाखूनों के निशान हैं, और ईशा समझ गई रात बहुत कुछ हुआ है। अब अमन अपने कमरे में आया और नहाकर शीशे के सामने खड़ा होकर याना के नाखूनों को देख रहा था और गुस्से में साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था, जंगली बिल्ली ने पूरी बॉडी को स्क्रैच कर दिया। तभी अमन को लगा कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसके नाखूनों पर क्रीम लगा रहा है। अमन ने एक झटके से पलट कर देखा तो ईशा खड़ी हुई थी और अमन एकदम 2 कदम दूर हो गया और जल्दी से अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्योंकि अमन एक धारा से ही परेशान था जिसकी वजह से आज वो पूरा जख्मी था। अब ईशा ने कहा, अमन, किसने दिखाई है तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी? ईशा जानती थी फिर भी पूछ रही थी। तब अमन ने आहिस्ता से कहा, ईशा, तुम मेरे पर्सनल मामले से दूर रहो। ये कहकर अमन बाहर निकलने लगा। वो अब ऑफिस आने के बाद गंगा बुआ से इस बारे में बात करना चाहता था जो हर धारा ने दिखाई है। अभी अमन आगे बढ़ा था जब गंगा बुआ ने इमली से कहा, अरे ये याना ना उठी अभी तक, नाश्ता कौन बनाएगा? तब अमन ने पलटकर गंगा बुआ से कहा, याना आज कोई काम नहीं करेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि अमन जानता था जो कुछ उसने उसके साथ किया था उसके बाद लाजमी था वो कई दिन बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। अब गंगा बुआ खामोश हो गई। अब शाम को अमन वापस अपने कमरे में आया तो वहां धारा पहले से ही मौजूद थी और अमन का खून खोल गया। अभी कुछ कहता तभी धारा ने अमन के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह उसके पैरों में सर रख कर रोने लगी और रो रो कर माफी मांगने लगी। अमन जी, महारे को माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आप इसका जिक्र किसी से मत करना वरना मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी। तब अमन ने गुस्से में उससे दूर होते हुए कहा, धारा तुम मेरी नज़रों से गिर चुकी हो, जो तुमने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तब धारा ने कहा, अमन जी इस बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती न करूंगी। तब अमन ने गुस्से में कहा, धारा प्लीज़ अभी तुम मेरे सामने से चली जाओ, मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर चुकी हो। तब धारा ने रोते हुए कहा, अमन जी अब आप चाहे मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन मैंने आपको बेहद प्यार किया है, इसके अलावा और की गलती है हमारी। तब अमन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूंगा। तब धारा ने खुश होकर पूछा, क्या? और अब अमन ने जो शर्त रखी, धारा धड़ाम जमीन पर बैठ गई। और अब अमन ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, वरना धारा में जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और ये कहकर अमन बाहर निकल गया। अब अमन के बाहर जाते ही ईशा अंदर आई और कहा, ऐसा क्या कर दिया तुमने धारा, जो अमन ने तुम्हारे सामने ये शर्त रख दी और याना कल से अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया है जिसका मुझे भी पता नहीं चला। अब धारा गुस्से से बाहर आ निकल गई। अब ईशा ने कहा, मैं भी पता लगा कर रहूंगी आखिर कल रात क्या हुआ था। आज रोज का दिन था, सब टेबल पर बैठे थे जब मयंक ने कहा, अमन भाई सा मुबारक हो, आप ताऊसा बनने वाले हो। और अमन ने अब हैरानी और खुशी से चंचल को देखा, जो एकदम शर्मा कर नीचे देखने लगी। और गंगा बुआ, धारा, कविता भी काफी खुश थी, उन सबको भी पता चल चुका था। तब अमन ने मयंक से कहा, इधर आ। और मयंक कुछ घबरा गया और जैसे ही अमन के पास गया, अमन ने उसको गले लगा कर कहा, मुबारक हो मेरे भाई, तू बाप बनने वाला है। और मयंक बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब अमन ने चंचल के सर पर हाथ रख कर कहा, थैंक यू चंचल, शेखावत खानदान को वारिस देने के लिए। अब चंचल ने अमन के पैर छुए तो अमन ने एकदम उसको पकड़ कर कहा, यार मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, तुम मुझे बुरा बना रही हो, अभी तो मैं एक बच्चे का बाप भी नहीं बना। और सब हंसने लगे, लेकिन अमन ने चंचल को सीने लगा कर कहा, सदा खुश रहो। और अमन ने अब भूषण काका कॉल मिलाते हुए मयंक से पूछा, बाबूजी को बताया? तब मयंक ने कहा, हाँ बता दिया, बस 3 महीने की यात्रा और है, उसके बाद वो आ जाएंगे, तब तक चंचल का ख्याल रखने का कहा है। अब अमन ने भूषण काका से कहा, चाचा जो राजस्थान की सबसे महंगी मिठाई हो उसको पूरे गांव में बंटवा दो, आखिर सबको पता चलना चाहिए शेखावत खानदान का वारिस आने वाला है। और तभी अमन ने एक गड्डी तिजोरी से मंगाए और गंगा बुआ को देते हुए कहा, चंचल के ऊपर से उतारा कर गरीबों में बांट दो। और सब अमन की इतनी खुशी देखकर हैरान थे। तब ईशा ने अमन से कहा, अमन जब तुम्हें मयंक के बच्चे की इतनी खुशी है, जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तब तो तुम खुशी से पागल ही हो जाओगे। तब अमन ने कुर्सी पर बैठते हुए आहिस्ता से कहा, ईशा जब मैं बाप बनूंगा तब मुझे खुशी से ज्यादा डाउट होगा, क्योंकि मेरी बीवी के इतने आशिक रह चुके हैं। अब वो माँ बनेगी तो मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा वो बच्चा मेरा है या किसी और का, इसलिए मैं खुशी मनाने से पहले अपनी बीवी का DNA टेस्ट कराऊंगा। अब ईशा मुंह दबाकर हंसी, क्योंकि कुछ दूरी पर खड़ी याना सब सुन चुकी थी और खामोशी से कमरे में आ गई। एपिसोड 78। तब अमन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आहिस्ता, ईशा जब मैं बाप बनूंगा तब मुझे खुशी से ज्यादा डाउट होगा, क्योंकि मेरी बीवी के इतने आशिक रह चुके हैं। अब वो माँ बनेगी तो मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा वो बच्चा मेरा है या किसी और का, इसलिए मैं खुशी मनाने से पहले अपनी बीवी का DNA टेस्ट कराऊंगा। अब ईशा मुंह दबाकर हंसी, क्योंकि कुछ दूरी पर खड़ी याना सब सुन चुकी थी और खामोशी से कमरे में आ गई। और अब याना खामोशी से आंसू बहा रही थी। ये कहकर अमन ने याना की रूह तक को छलनी कर दिया था। अब याना शाम को जब किचन में आई तो पूरे किचन में मिठाई रखी हुई थी। अब चंचल याना के पास डिब्बा लेकर आई। अब याना ने मुस्कुराते हुए चंचल को मुबारकबाद दी। तब चंचल ने सीने पर हाथ बांधकर कहा, वैसे तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा ना? अब याना ने हैरान होकर कहा, किस बात पर? तब चंचल ने कहा, क्योंकि मैं इस घर को तुमसे पहले वारिस जो देने वाली हूँ, और मेरा बेटा इस पूरी हवेली का बड़ा बेटा कहलाएगा। अब अमन भाई सा की जगह अगर कोई इस घर में लेगा तो मेरा बेटा लेगा, और इस बात का तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? तब याना ने कहा, चंचल दी कसम से मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आपके बच्चे के लिए। तब चंचल ने कहा, ओह अगर इतनी ही खुशी थी तो रोकर कमरे में क्यों भागी? सब ने मुझे मुबारकबाद दी लेकिन तुमने नहीं दी। तब याना ने कहा, चंचल दी मैं आपके बच्चे की वजह से नहीं रोई थी, वजह कुछ और थी। तब पीछे से गंगा आई और कहा, चलो वजह जो भी हो, लेकिन अब तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, उसकी सेवा पानी करो, क्योंकि अमन ने भी कहा है अब चंचल बैद से भी कदम ना उतारेगी, सब याना ही करेगी। आखिर वो हवेली को वारिस देने वाली है। और याना ने अब मुस्कुरा कर कहा, आप बेफिक्र रहे गंगा बुआ, मैं चंचल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसके खाने पीने के लिए सब अलग से बनाओगी। तब गंगा बुआ ने कहा, खाना तू ना देगी, खाने का ध्यान धारा रखेगी, क्योंकि के पता तू किलिश के कुछ खाने में ना मिला दे, क्योंकि तू तो इस घर को अभी तक वारिस ना दे सकी, कहीं जलकर महारी बेटी की भी कोख ना उजाड़ दे। अब याना ने हैरान होकर कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हो?
अब उनको क्या बताती, जब उसके पति का रिलेशन ही शादी के 1 महीने बाद बना था तो चंचल से पहले बच्चा कहाँ से लाती, लेकिन उसके पति ने तो उस पर फिर भी बदचलन का इल्जाम लगा दिया था। तब इमली ने पीछे से आकर कहा, कितना मुंह भर भर कर बोल रही थी, बेटा होगा। हाँ देखना याना दीदी, लड़की होगी, वारिस तो आपकी कोख से ही पैदा होगा। तब याना ने कहा, इमली बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, ये तो बस लोगों की सोच है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ मैं कभी माँ ही ना बनूं। अब इमली ने कहा, ये क्या कह रही है आप, महारे को तो आपके बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। तब याना बस मुस्कुरा कर रह गई। अब बबीता ने कहा, हाँ इमली बिल्कुल ठीक कह रही से, और ये गंगा बुआ तो चंचल को आराम करने का ऐसे कह रही जैसे बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती हो, कभी कभी रसोई में आवे वना मयंक साहब के साथ कहीं ना कहीं घूमने ही जाती रहे, आप ही पूरा समय काम में लगी रहो। अब इमली ने कहा, हाँ जो घर की बड़ी बहू है उसकी ऐसी हालत, और जो छोटी है वो सब पर राज चलावे, और याना अब काम में लग गई। अब ईशा ने कविता को अपना कीमती ब्रेसलेट उतार कर दिया और कविता से पूछा, अब बताओ उस रात धारा और अमन के बीच क्या हुआ था। याना उस दिन से याना आज पूरे 5 दिन में बिस्तर से उठी है। ऐसा क्या किया था अमन ने याना के साथ। अब कविता ने सब कुछ A to Z ईशा को बता दिया, और अब ईशा ने मन में हैरान होकर कहा, OMG इस देहाती लड़की के इतने गट्स, इसने तो मुझे भी शर्म दिला दी, लेकिन अफसोस इस बेवकूफ़ी से अपना ही पत्ता साफ कर लिया। अब ईशा धारा के कमरे में आई और धारा को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अब धारा ने गुस्से में कहा कि क्यों हंस रही है। तब ईशा ने कहा, पहनती सलवार कमीज हो, लेकिन तुम्हारे जैसी हरकतें तो मिनी स्कर्ट वालियों की भी नहीं है, ऐसी जैसी तुमने की है। और धारा ने गुस्से से कहा कि बक रही हो। तब ईशा ने कहा कि तुमने अमन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस तुम्हें तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी करनी याना को भुगतनी पड़ी। अब धारा खामोश थी। अब ईशा ने कहा, तो अब अमन जल्दी ही तुम्हारा पत्ता साफ करने वाला है। तब धारा ने कहा, मैं अमन जी की जिंदगी से कहीं ना जाऊंगी, जब मैं एक बार अपनी शादी रोक सकूं तो दोबारा रोकने में के जारा से अमन जी सिर्फ महारे रहेंगे। तब ईशा ने कहा, लेकिन जो हरकतें तुम कर रही हो इससे कभी नहीं रहेगा। अब मुझे देखो मैं क्या करती हूँ, एक झटके में ही अमन के रूम में उसकी बीवी बनकर एंट्री मारूंगी, क्योंकि काम ऐसा करो कि काम तमाम हो जाए। और ईशा बाल झटक कर बाहर निकल गई। पूनम ने अपनी मेहनत और सेवा करके अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था, क्योंकि प्रिया आए दिन बीमार रहती थी, लेकिन पूनम अब अपने सास की इतनी देखभाल की कि वो बिल्कुल फिट हो गई थी। फिर हेमंत के बाप को भोली भाली पूनम बहुत पसंद आई थी, और वो सुबह उठकर पूजा करती थी, सबका ध्यान रखती थी, तो प्रिया भी अब खुश रहने लगी थी। और फिर उनके घर का वारिस आने वाला था, इसलिए भी प्रिया पूनम से अटैच हो गई थी। कुछ उसके पति ने समझाया था, इसलिए प्रिया ने पूनम को अपना लिया था, लेकिन हेमंत कुछ खींचा खींचा सा रहता था। प्रिया कुछ अमन की वजह से भी पूनम को अपना चुकी थी, क्योंकि प्रिया अमन को दिल से अपना दामाद मान चुकी थी। उसको अमन की रुतबे का एहसास था, इसलिए वो अपनी बहन मोना जैसी भूल नहीं करना चाहती थी। अभी प्रिया अपना सामान पैक कर रही थी, जब उसके पास मोना आई और उसे कहा, दीदी ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब प्रिया ने कहा, अपनी बेटी और दामाद से मिलने जा रही हूँ। तब मोना ने हैरान होकर पूछा, कौन सी बेटी और दामाद से मिलने जा रही हो। तब प्रिया ने कहा, हाँ एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्योंकि जब तक मैं भी शो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। एक्चुअली अमन ने ईशा को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उससे शादी की हुई है। तब मोना को 440 वॉट का झटका लगा। वॉट? तब मोना ने कहा, उस देहाती ने अभी तक मेरी बेटी को डिवोर्स दिया नहीं है, तो तुम्हारी बेटी से कैसे शादी कर ली। तब प्रिया ने कहा, जुबान संभाल कर बात करो मोना, अब अमन मेरा दामाद है, और मैं अपने दामाद के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। और अमन तुम्हारी बेटी को तलाक दे चुका है, उसने पेपर कोर्ट में जमा करा दिए हैं, बस एक तारीख की देर है रिश्ता खत्म। इसलिए उसने अभी फिलहाल के लिए ईशा से पेपर पर शादी की है, लेकिन तुम्हारी बेटी को तलाक होते ही पूरी रीति रिवाजों से करेगा। तब मोना ने कहा, दीदी आप क्यों उस देहाती को अपना दामाद समझ रही हो। तब प्रिया ने कहा, मोना शायद तुम्हें अभी तक अमन की पावर का अंदाजा नहीं है। अमन लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है, ऐसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। मेरी बेटी राज कर रही है, उस घर में हर वक्त नोटों में खेलती है। अमन ने अपनी बहन को दहेज में 1000 करोड़ की फैक्ट्री दी है। मेरी बेटी ईशा को उसके जन्मदिन के तोहफे पर उसकी एक फरमाइश पर मालदीव में 300 करोड़ का आइलैंड खरीद लिया। तो सोचो कितना रिच है वो, और फिर इंडिया की सबसे पावरफुल आर्मी उसके हाथ में है, और भला इससे बढ़कर क्या चाहिए एक लड़के में। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के फैसले पर, उसने अपने लिए हीरा चुना है, जो हर लड़की की किस्मत में नहीं होता। और ये कहकर प्रिया चली गई, और मोना गुस्से में उसको देखती रह गई। अमन अभी अपने रूम में बैठा था जब ईशा उसके रूम ईशा आई। अब अमन ने कहा, क्या बात है ईशा। तब ईशा ने कहा, अमन तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तब अमन ने कहा, हाँ बोलो। तब ईशा ने कहा, अमन एक्चुअली मेरी मोम और चाची मुझसे मिलने आ रही हैं, और मैंने उनसे बताया है कि मैं अपने हस्बैंड के घर पर हूँ,
तो क्या इतने वो यहाँ रहे तो आप उनके सामने मेरे हस्बैंड की तरह रह सकते हैं? तब अमन कहा ठीक है, मैं बोल दूंगा उनसे, ईशा मेरी पत्नी है। तब ईशा ने हिचकिचा कर कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, हमें एक दूसरे के साथ अपना रूम भी शेयर करना पड़ेगा। अब अमन की हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। तब अमन ने कहा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तब ईशा ने कहा, अमन तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। तब अमन ने खामोश रहा, इसका मतलब ना था। लेकिन तभी ईशा ने कहा, प्लीज अमन, मेरी इज्जत का सवाल है, क्या आप मेरी इज्जत नहीं रखेंगे उनके सामने, और इसमें आपकी बहन की ही भलाई है। तब अमन ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक है, और वॉशरूम में चला गया। अब ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, अमन अभी तो तुम्हारे साथ रूम शेयर किया है, बहुत जल्द बेड भी शेयर करूंगी। याना टेबल पर खाना लगा रही थी जब मयंक ने कहा, चलो कविता और ईशा, आज तुम सबको मेरी तरफ से बाप बनने की खुशी में ट्रीट है, क्योंकि शिवानी पीछे पड़ी हुई है, उसको ट्रीट चाहिए। अब सब तैयार हो गई। अब शिवानी ने याना से कहा, याना भाभी सा आप भी हमारे साथ चले, आप तो कहीं जाती ही नहीं है, अमन भाई सा तो बस काम में लगे रहते हैं। अब याना ने देखा, उसको पूछते ही चंचल का मुंह बन गया था। तब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवानी आप सब जाओ, यहाँ बहुत सारा काम है, मुझे जरा भी फुर्सत नहीं है। और शिवानी ने फिर जिद की तो याना ने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया, और मयंक ने भी पूछा, लेकिन याना जानती थी उसका जाना सिवाय शिवानी और मयंक की कोई नहीं चाहता था, इसलिए याना ने सहूलत से मना कर दिया था, और सब चली गई। याना अब इमली के साथ सामान लेकर जैसे ही अंदर आई, उसको बहुत बुरी तरह से उल्टियां आने लगी, और वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में भागी, और अब याना बुरी तरह से उल्टियां लग रही थी। अब सावित्री उसके पास आई और याना की पीठ सहलाते हुए कहा, ले बेटा पानी पी। अब याना ने सावित्री काकी को देखा। अब याना ने पूछा, अब मुस्कुरा क्यों रही है? तब सावित्री ने कहा, आप अभी लेटो, मैं बस अभी आई। अब कुछ देर बाद सावित्री एक औरत को अपने साथ लाए, और अब वो याना को देख रही थी, और अब याना को चेक करने के बाद मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो बड़ी बहू रानी, आप माँ बनने वाली हो। और याना हैरान हुई, और अब याना काफी टाइम बाद दिल से मुस्कुराई थी, और अब दाई माँ ने याना को फिर से पलट कर देखा। तब मुस्कुरा कर कहा, आप एक नहीं दो बच्चों की माँ बनने वाली हो। और इतना सुनते ही इमली और बबीता तो खुशी से याना से लिपट गई, और मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो याना दीदी, आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। अब दाई माँ ने हंसते हुए कहा, अब मेजर साहब से डबल मिठाई लूंगी, क्योंकि वो एक नहीं दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं। चंचल के बच्चे के लिए तो पूरे गांव भर में मिठाई बंटवा दी थी, अपने बच्चों के लिए तो वो पूरे राजस्थान का मुंह मीठा करा देंगे। लेकिन तभी याना के कानों में अमन के कुछ कड़वे अल्फाज गूंजने लगे, और याना ने दाई माँ से कहा, दाई माँ आपसे मेरी विनती है, आप मेरे बच्चे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। तब दाई माँ ने कहा, लेकिन बेटा ये तो इस हवेली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब याना ने आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे को कुछ लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अमन बाहर रहते हैं, प्लीज आप बस जब तक बाबूजी और सुमित्रा चाची नहीं आ जाती, आप तब तक छुपा लीजिए। तब दाई माँ ने कहा, ठीक है बड़ी बहुरानी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको अपने बच्चों का और अपना खूब ध्यान रखना है, क्योंकि 2 बच्चे हैं और बच्चे कमजोर हैं। अब याना ने मुस्कुरा कर ठीक है कहा, और दाई माँ चली गई। तब बबीता ने कहा, चंचल के बच्चे के लिए पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी थी, लेकिन आपके दो बच्चों के लिए एक लड्डू भी ना है। अब याना कुछ उदास सी हुई। तब इमली ने कहा, तू फिक्र क्यों करती है याना दीदी, के बच्चों के लिए हम घर में मिठाई बनाकर सबको खिलाएंगे। और फिर अगली सुबह टेबल पर लौकी की मिठाई बनी रखी थी। अब गंगा ने पूछा, ये मिठाई किसने बनाई है? तब इमली ने कहा, हमने बनाई है। और अब ईशा ने पूछा, किस खुशी में? तब इमली ने कहा, मेरी एक दीदी है, वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। इमली ये कहते हुए अमन को देख रही थी, जो कब से नाश्ता करता हुआ मोबाइल में बिजी था। अब सब ने मिठाई खाकर इमली को मुबारकबाद दी, लेकिन अमन ने खाने से मना कर दिया। अमन ने कहा, वो इतना मीठा नहीं खाता। लेकिन इमली ने एक पीस उठाकर अमन से कहा, साहब जी आपको तो जरूर खानी पड़ेगी, जब आपने चंचल दीदी के बच्चे की मिठाई खाई थी और इतनी मुबारकबाद दी थी, तो क्या आप हमारी दीदी के बच्चों की खुशी नहीं मनाएंगे? और सबसे पहली मिठाई तो आपके लिए ही बनती है। और अमन ने अब इमली का मन रखने के लिए थोड़ी सी खा ली। अब इमली ने कहा, साहब जी आपने चंचल दीदी को इतनी मुबारकबाद दी थी उनके बच्चे के लिए, क्या आप हमारी दीदी के बच्चों के लिए मुबारकबाद ना देंगे? अब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, और अपनी दीदी से कहना खुद का और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि जुड़वा बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उनके बच्चों के बाप से भी कहना अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल रखा करे, ऐसी हालत में हस्बैंड का साथ होना जरूरी होता है। अब अमन ने कुछ सोचकर उदासी से कहा, बहुत लकी होते हैं वो इंसान जिनको ऊपर वाला बाप बनने की खुशी देता है। ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी दीदी के पति को ये खुशनसीबी मिली है, लेकिन उनको पता ही ना है। तब अमन ने हैरान होकर इमली को देखा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।